स्थापत्य कला होगा। भारतीय स्थापत्य कला होगा। तो सिक्कों का कर लीजिए, 5-7 मिनट बच्चों लगेगा, सिक्कों का कर लीजिए। नोट्स एक रिटन फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है। लिख लीजिए भारतीय सिक्का व्यवस्था। भारतीय सिक्का व्यवस्था लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा सर्वप्रथम सिक्कों के रूप में निस्क वैदिक काल में निस्क ब्रैकेट में महिलाओं के गले का आभूषण, निस्क ब्रैकेट में महिलाओं के गले का आभूषण, और सतमान ब्रैकेट में तांबे की धातु, सिक्कों के रूप में निस्क ब्रैकेट में महिलाओं के गले का आभूषण ब्रैकेट क्लोज, और सतमान ब्रैकेट में तांबा धातु ब्रैकेट क्लोज का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में सिक्कों की प्राप्ति प्राक मौर्य काल से, सिक्कों की प्राप्ति प्राक मौर्य काल से आहत सिक्कों के रूप में, प्राक मौर्य काल में आहत सिक्कों के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। प्राप्ति आहत सिक्कों के रूप में होता है। प्राप्ति आहत सिक्कों के रूप में होता है। फुल स्टॉप। आहत सिक्के चांदी के पण अथवा करसापण कहे जाते थे। आहत सिक्के चांदी के पण अथवा करसापण कहे जाते थे तथा तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। नेक्स्ट, मौर्य काल में भी आहत सिक्कों का ही प्रचलन था। मौर्य काल में भी आहत सिक्कों का ही प्रचलन था, परंतु मौर्योत्तर काल से सर्वप्रथम शुद्ध सिक्कों का प्रयोग हिंद यवनों के द्वारा किया जाने लगा था। शुद्ध सिक्कों का प्रयोग हिंद यवनों के द्वारा किया जाने लगा था। हिंद यवनों के द्वारा तिथि युक्त सिक्कों का प्रचलन किया गया। हिंद यवनों के द्वारा तिथि युक्त सिक्कों का प्रचलन किया गया, जिससे भारतीय इतिहास में एक क्रमानुगतता इस काल में स्थापित होने लगा। भारतीय इतिहास में एक क्रमानुगतता इस कालखंड के इतिहास के संदर्भ में स्थापित होने लगा। नेक्स्ट देखिए, मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासकों के द्वारा सीसे के सिक्कों का प्रयोग किया गया। मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासकों के द्वारा सीसे के सिक्कों का प्रयोग किया गया तथा कुषाण शासकों के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया गया। कुषाण शासकों के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया। नेक्स्ट, गुप्त काल में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। फुल स्टॉप। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम व्याघ्रहंता धनुर्धारी वीणावादन स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम व्याघ्रहंता धनुर्धारी वीणावादन प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके
जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके इस विजय के उपलक्ष्य में इस विजय के उपलक्ष्य में एक चांदी का सिक्का चलाया था। इस विजय के उपलक्ष्य में एक चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर काल में सामंती शक्तियों के मजबूत होने के साथ क्षेत्रीय प्रवृत्तियां उभरने लगी। सामंती शक्तियों के मजबूत होने के साथ क्षेत्रीय प्रवृत्तियां उभरने लगी तथा इस रूप में क्षेत्रीय प्रवृत्तियां उभरने लगी तथा इस रूप में सिक्कों के प्रचलन में गिरावट देखने को मिलता है। सिक्कों के प्रचलन में गिरावट देखने को मिलता है और वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन बढ़ गया। हेडिंग दे दीजिए मध्यकालीन सिक्का व्यवस्था। लिखिए, मध्यकाल में मुख्यतः सल्तनतकालीन और मुगलकालीन सिक्के प्रचलन में थे। फुल स्टॉप। सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलाया गया। फुल स्टॉप। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अर्धा और बिख सिक्कों का प्रचलन किया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अर्धा एवं बिख सिक्कों का प्रचलन किया गया। फुल स्टॉप। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तथा चांदी के सिक्कों का मूल्य सांकेतिक रूप से तांबे के बराबर कर दिया। नेक्स्ट, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्कों का प्रचलन किया था। तथा मुगल काल में मोहर शाहरुख नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया गया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था जो कि एक मानक सिक्के के रूप में प्रचलन में बना रहा। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्कों का महत्व। हेडिंग दे दीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्कों का महत्व। लिखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सिक्कों का अत्यधिक महत्व था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सिक्कों का अत्यधिक महत्व था। जैसे कि डैश देकर के लाइन चेंज 1 2 3 में लिखे। जैसे कि पहला, सबसे पहले सिक्कों से उस समय काल के आर्थिक दशा का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। यदि किसी कालखंड विशेष में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन अत्यधिक देखने को मिले तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी कालखंड विशेष में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन अत्यधिक देखने को मिले तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय काल की आर्थिक स्थिति उन्नत थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्कों के प्रचलन से
सिक्कों के प्रचलन से उस समय के शासक के साम्राज्य सीमा का निर्धारण हो जाता है। सिक्कों के प्रचलन से उस समय काल के शासक के साम्राज्य सीमा का निर्धारण हो जाता है। उस समय काल के शासक के साम्राज्य सीमा का निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, सिक्कों पर लिखे तिथि से ऐतिहासिक अध्ययन में, सिक्कों पर लिखे तिथि से ऐतिहासिक अध्ययन में एक व्यवस्थित कालक्रम का, सिक्कों पर लिखे तिथि क्रम से ऐतिहासिक अध्ययन में एक व्यवस्थित कालक्रम का निर्धारण हो जाता है। एक व्यवस्थित कालक्रम का निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट, सिक्कों पर उत्कीर्ण आकृति से उस कालखंड विशेष में प्रचलित पहनावे धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में जानकारी मिलता है। धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट, सिक्कों पर बने देवी देवताओं की प्रतिमा से उस काल के शासक वर्ग के, सिक्कों पर बने देवी देवताओं की प्रतिमा से उस काल के शासक वर्ग के राजकीय धर्म पर प्रकाश पड़ता है। शासक वर्ग के राजकीय धर्म पर प्रकाश पड़ता है। चलिए बच्चों, कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए, इसको कुछ लिखवाना नहीं है, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वही लिखवाना है। मृदभांड। मृदभांड में 4 प्रकार के मृदभांड थे। ओसीडब्ल्यू को ऑर्चर्ड, कलरवेयर, गेरुआ मृदभांड कहते हैं। दूसरा जो है पीजीडब्ल्यू है, पेंटेड ग्रेवेयर है, सॉरी, दूसरा जो है बीआरडब्ल्यू है, इसे ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। काले और लाल मृदभांड, ओसीडब्ल्यू, बीआरडब्ल्यू, तीसरा जो है पीजीडब्ल्यू है, पेंटेड एंड ग्रेवेयर है। पेंटेड ग्रेवेयर मींस की चित्रित धूसर मृदभांड है। ये आईएएस में बेटा डिप्टो ऐसे ही प्रश्न पूछा है। आप जाइए, आई फील 3-4 साल पहले जो है एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आईएएस में पूछा ही है। पीजीडब्ल्यू के बाद कौन सा है? एनबीपीडब्ल्यू है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर है। उत्तरी काले कृष्णमार्जित मृदभांड, उत्तरी काले कृष्णमार्जित मृदभांड। अब बच्चों मुद्दे की बात है, कौन किस कालखंड में प्रचलन में था? ओसीडब्ल्यू जो है ये नवपाषाण काल में था। आपको पता है सबसे पहले बर्तन बनना जो है, प्राचीन भारत वाले नोट्स में जाइएगा, प्राचीन भारत के नोट्स में नवपाषाण काल में लिखवाया गया कि चौक पर बने सर्वप्रथम मृदभांड का प्रयोग नवपाषाण काल से हुआ था। बीआरडब्ल्यू जो है, इसका प्रचलन कब से हुआ? इसका प्रचलन जो है हड़प्पा संस्कृति से हुआ। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता से इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये हड़प्पा सभ्यता हो गया। हेलो, हाँ जी, हाँ, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता में बच्चों कौन सा मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में जो है बीआरडब्ल्यू मिलता है। पीजीडब्ल्यू जो है ये वैदिक काल में प्रचलन में था और ये सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का था। एनबीपीडब्ल्यू जो है प्राक मौर्य और मौर्य काल में प्रचलन में था। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि प्राचीन काल में खुदाई में अगर सबसे ज्यादा कुछ मिला हुआ है तो बर्तन ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि घर घर में ये प्रयोग होता है, घर घर में प्रयोग होता है। तो ओसीडब्ल्यू है, बीआरडब्ल्यू है, पीजीडब्ल्यू है, एनबीपीडब्ल्यू है। इसके बाद क्या आता है भाई? तो इसके बाद जो है मृदभांड के बाद जो है मुहरे आते हैं। मुहरे लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में 2000 से ज्यादा मुहरे मिले हुए हैं, स्टेटाइट और
टेराकोटा के बने हुए हैं। स्टेटाइट मृदु पत्थर को कहते हैं, टेराकोटा जो है मिट्टी को कहते हैं। कहानी खत्म है। चलिए बच्चों, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है, अगर वहां से कोई डाउट है पूरे इस यूनिट से आप लोग पूछ लीजिए। अब हम लोग नए यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। नया यूनिट हम लोग का क्या है? नया यूनिट जो है भारतीय स्थापत्य कला है। भारतीय स्थापत्य कला है। तो एक नए यूनिट के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नया यूनिट क्या है? भारतीय स्थापत्य कला है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत लगभग 3.5 क्लास आप कह सकते हैं कि 3 लेक्चर, और आज का भी लगभग 1 घंटा निकल ही गया। अब स्थापत्य कला से क्या तात्पर्य है भाई? तो स्थापत्य कला मतलब कि जो विविध प्रकार के भवन हैं, मूर्तियां हैं, इसे स्थापत्य कला की श्रेणी में रखा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के भवन, मूर्तियां या हर कालखंड में किस तरीके की आर्किटेक्ट प्रचलन में था, इस आधार पर भारतीय स्थापत्य कला को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला। दूसरा है मध्यकालीन स्थापत्य कला। और तीसरा जो है am I audible to all of you? Yes. आवाज मेरी आ रही है बच्चों? यानी क्लास आ गया है? यस। चलिए, जो है नेटवर्क फ्लक्चुएशन था, कभी कभी डिजिटल इंडिया की कुछ अपनी सीमाएं हो जाती हैं। तो आइए, जो है कहीं भी बेटा मैं आगे नहीं बढ़ा हूं, वहीं पे हूं। भारतीय स्थापत्य कला को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला और आधुनिक स्थापत्य कला। यही बातचीत हमारी आपकी चल रही थी। तो प्राचीन भारतीय जो स्थापत्य कला है उसे फिर से कितने भागों में बांटते हैं? तो प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला को जो है प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला को जो है पाषाण स्थापत्य या पाषाणकालीन स्थापत्य में बांटते हैं। देन आफ्टर हड़प्पाकालीन स्थापत्य कला, देन आफ्टर मौर्यकालीन स्थापत्य कला, देन आफ्टर मौर्योत्तरकालीन स्थापत्य कला, और फिर जो है गुप्त और गुप्तोत्तरकालीन स्थापत्य कला। चलिए बच्चों, जो है ये प्राचीन काल के स्थापत्य में इतने सारे डायमेंशंस को आप पढ़ेंगे। मध्यकालीन स्थापत्य कला में 2 भाग हो जाएंगे। एक जो है
सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है, और दूसरा जो है मुगल कालीन स्थापत्य है। सल्तनत और मुगल कालीन स्थापत्य में निरंतरता क्या है, परिवर्तन क्या है, इस पहलू को देखेंगे। आगे आधुनिक काल में आएंगे। आधुनिक काल में जो है स्थापत्य कला पर पुर्तगाली प्रभाव देखेंगे। इसके बाद जो है फ्रांसीसी प्रभाव देखेंगे, फिर ब्रिटिश प्रभाव देखेंगे। ब्रिटिश प्रभाव के अंतर्गत जो है इंडो गोथिक होगा और नियो रोमन होगा। ब्रिटिश प्रभाव में जो है इंडो गोथिक स्थापत्य कला है और नौ रोमन स्थापत्य कला है। चलिए भाई, तो ये क्या है, ये जो है पूरा एक सिनॉप्सिस है इस पूरे यूनिट का, क्या क्या हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। लगभग 3 क्लास बच्चों लगेगा इसमें। जो है भारतीय स्थापत्य कला को 3 भागों में, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला, आधुनिक स्थापत्य कला। प्राचीन में पाषाण काल, हड़प्पा कालीन, मौर्य कालीन, मौर्योत्तर कालीन, गुप्त और गुप्तोत्तर कालीन। मध्यकाल में सल्तनत कालीन और मुगल कालीन। आधुनिक में क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ब्रिटिश रहते हैं, फ्रांसीसी रहते हैं, तो पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखेगा। 200 सालों तक हमारे ऊपर शासन अंग्रेजों ने किया, तो अंग्रेजों का ही प्रभाव है। 1911 के पहले तक कौन सी स्थापत्य कला रहती है, तो इंडो गोथिक रहेगा। संसद भवन जब बनता है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होता है, तो जो लुटियन जोन्स है, हर्बर्ट बेकर हैं, एडवर्ड लुटियंस हैं, दिल्ली का जो वो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट, तो पूरा उसको लुटियन जोन्स कहते हैं। तो एक नया स्थापत्य कला शैली की शुरुआत था। 1911 से जो है नौ रोमन स्थापत्य कला की शुरुआत होता है। तो चलिए बच्चों, ये क्या है, ये पूरे यूनिट का सिनॉप्सिस है। अब हम लोग प्राचीन भारत में एक एक करके शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, और इसमें जो है पाषाणकालीन स्थापत्य कला है। कालीन स्थापत्य, आदि मानव कहां पे रहता था, कहानी बच्चों कब से शुरू होती है, इतिहास के पहले प्राक इतिहास होता है। इतिहास के पूर्व की अवस्था को प्राक इतिहास कहते हैं। वहां पर मानव नहीं, आदि मानव कह सकते हैं। नग्न अवस्था में शुरू में रहते थे, कंद मूल फल फूल खाकर जीवन यापन करते थे। शिकारी जीवन, घुमंतू जीवन, ये उनकी पहचान है। तो क्या होता है भाई, कहां पे रहेंगे, तो पत्थर के युग के लोग हैं, पाषाणकालीन लोग हैं, तो पहाड़ी गुफाओं में रहते थे। पहाड़ी गुफाओं में जल स्रोतों के समीप रहते थे। जल स्रोतों के समीप रहते थे। अब जो जल स्रोतों के समीप रहते थे, यहां पे कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो यहां पर जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहां पर नरसिंहगढ़ की गुफाएं हैं। और यहां पर जो है नरसिंहगढ़ की गुफा के साथ जो है, ये क्या हो गया, नरसिंहगढ़ की गुफा के साथ साथ जो है लखुदियार की गुफाएं रहती हैं। लखुदियार की गुफाएं रहती हैं। अब बच्चों भीमबेटका कहां पे है, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है। नरसिंहगढ़ की गुफाएं जो हैं ये भी मध्य प्रदेश में है। लखुदियार की जो गुफाएं हैं ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में। तो अमूमन जो कह सकते हैं कि लोकप्रियता प्राप्त करता है वो भीमबेटका की चित्रकला जो है। तो स्थापत्य कला के बाद जो अगला यूनिट हम लोग करेंगे वो चित्रकला का होगा। भीमबेटका को फिर से हम लोग पढ़ेंगे, चित्रकला में पढ़ेंगे। लखुदियार 1 लाख गुफाओं का संकुल है। लख मतलब लाख होता है, दियार मतलब उनका शरण स्थल है। उत्तराखंड में 1 लाख गुफाओं का कहा जाता है कि समूह है, तो लखुदियार वहां भी आदि मानव के रहने के साक्ष्य हैं, पाषाणकालीन मानव के रहने के साक्ष्य हैं। अब क्या होता है भाई, तो इसके बाद जो है ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल में मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के बांस बल्ली और घास फूस से बने हुए घर हैं। घास फूस से बने घर हैं। मिट्टी के बांस बल्ली और घास फूस से बने हुए घर कैसे हैं, तो ये घर जो हैं वर्गाकार हैं, आयताकार हैं, गोलाकार हैं या वृत्ताकार हैं। इसके बाद बच्चों जो हम लोग के काम का यूनिट आता है वो कौन सा है, तो वो जो है हड़प्पा कालीन स्थापत्य कला है। हड़प्पा कालीन स्थापत्य कला है। जो हड़प्पा कालीन स्थापत्य कला है
इसमें कौन कौन आता है? तो हड़प्पा कालीन स्थापत्य के अंतर्गत जो है इनकी नगर योजना आती है, हड़प्पा सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है वो आता है। टाउन प्लानिंग के साथ जो है महान स्नानागार है, इसके बाद जो है बृहद अन्नागार है। बृहद अन्ना, इन सब के बारे में तो सुने होंगे भाई ना। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि महान स्नानागार कहां से मिला है? एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। अन्नागार के बारे में भी आप लोग पढ़े हैं, अगर हमसे किए हैं बच्चों तो जाकर के हड़प्पा काल के प्रमुख स्थल जो है वहां से वो कीजिए। वहां पे जाएंगे तो हड़प्पा वाले पे जाएंगे, हड़प्पा काल के प्रमुख स्थल में हड़प्पा, तो वहां पे बृहद अन्नागार मैंने लिखवाया हुआ है। महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। इसके अलावा जो है हड़प्पा काल की मूर्ति कला है, मूर्ति कला है। मूर्तियों में 3 प्रकार के मूर्ति मिलते हैं, धातु मूर्ति है, इसके अलावा जो है प्रस्तर मूर्ति कला है। धातु मूर्ति कला, प्रस्तर मूर्ति कला, और इसके साथ साथ जो है एक और है मृण मूर्ति, मृण मूर्ति कला। धातु की मूर्ति के अंतर्गत देखा जाएगा हम लोग क्या क्या है। इसके अलावा बच्चों मुहरे और मनके हैं, मुहरे और मनके हैं, या अलंकरण सामग्री भी कर सकते हैं, अलंकरण सामग्री भी कर सकते हैं। बेटा बोर्ड पे ही मैं ज्यादा इंगेज रह रहा हूं। हमेशा बोर्ड पे इंगेज रहने से क्या होता है कि आप हमेशा क्लास में रमे रहते हैं। क्या चल रहा है ये समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? जरा बताइए, तब तक एक मेंस का क्वेश्चन फटाफट जो है आप लोग को दे देता हूं। मेंस का क्वेश्चन है भाई, लिखिए तो। हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के आकर्षक पहलू क्या थे, और हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार वर्तमान के स्मार्ट सिटी मिशन को, स्मार्ट सिटी मिशन को प्रेरित और प्रभावित करता है। तो प्रश्न बड़ा ही शानदार है भाई। तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जो है अभी जो मैं चर्चा करूंगा वहां से आप लोग कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के, नर्तकी की मूर्ति के निर्माण योजना पर क्रमिक रूप से प्रकाश डालें। और भी बहुत बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक दो से अंदाजा लग रहा होगा कैसे प्रश्न बनते हैं। आइए भाई एक एक करके शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पहले भी मैंने बताया था। नगर योजना में संपूर्ण नगर क्या था? संपूर्ण नगर 2 भागों में बटा था, ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी। ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी। ऊपरी गढ़ी क्या था भाई? ऊपरी गढ़ी जो था ये ऊंची 4 दीवारी से घिरा था। द अपर सिटाडेल इट वाज सराउंडेड बाय द हाई बाउंड्री वॉल। सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? तो सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी भाई, तो 90 डिग्री पे काट रही हैं, तो ये चौराहा जो आप सुनते हैं, विश्व में सबसे पहले चौराहा का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहीं से दिखेगा। 90 डिग्री पे काट रही है बच्चों, तो ये प्राकृतिक रूप से स्वच्छता का दृष्टिकोण था। हवा किसी एक दिशा से चलेगी, जब एकाएक 90 डिग्री पे कटेगा तो जो सड़क पर पत्ते हैं, जो भी गंदगी है, वो हवा के दिशा के साथ आके जहां पे तीव्र मोड़ होगा वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। अगला क्या है भाई? सड़क के दोनों किनारे कुशल जल प्रबंधन था। कुशल जल प्रबंधन, दुनिया में हम पहले लोग थे
जो सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किए थे। सड़कों के किनारे उस जमाने में बच्चों जो है वो सुने हैं ना कि है प्रीत जहां की, रीत सदा मैं गीत वहीं का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो जो आपकी बच्चों सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो अनपैरेलल है। अनपैरेलल मींस की जो वो गाने के बोल है ना कि सभ्यता जहां पहले आई, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तो बच्चों इस बात का आपको गुरूर होना चाहिए कि आपका जन्म कहां पे हुआ है। आपका जन्म एक ऐसे देश में हुआ है जिसकी जो है एक समृद्ध सभ्यता और संस्कृति है। कभी वो अमेरिका वाले मिल जाएं, कभी वो ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी वाले मिल जाएं, शायद ये कहानी सुने ही होंगे, अधगर गगरी छलकत जाए। उस शीशे के महलों में रहने वाले वो जो 50 मंजिल के मकान में, 100 मंजिल के मकान में रहने वाले वो पश्चिमी संस्कृति के लोग हैं। अभी बच्चों इनका जो इतिहास, आधुनिक भारत आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है? आधुनिक भारत बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर पढ़े होंगे तो जरूर एक सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे। वो सिद्धांत है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, गोरे लोगों का भार सिद्धांत। वो यूरोपीय जो आए थे, नस्लीय श्रेष्ठता की भावना थी। नस्लीय श्रेष्ठता की भावना के अंतर्गत वो मानसिक रूप से हम भारतीयों को गुलाम बनाना चाहते थे। मानसिक रूप से हम भारतीयों को गुलाम बनाना चाहते थे, तो हमारे गौरवमयी इतिहास को उन्होंने जानबूझ करके नीचा दिखाया। बेटा बनेंगे आप लोग, आईएएस बनेंगे। आईएएस में एक सेवा आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है। इंडियन फॉरेन सर्विस में बाहर आना जाना, बाहर आना जाना क्या, वो तो आईएएस ही रहेंगे तब भी आना जाना, फॉरेन सर्विस में तो आप बाहर ही रहेंगे। कभी मिल जाए, और मिल जाए तो जो होता है ना कि अधगर गगरी छलकत जाए, वो वर्तमान के बारे में बहुत बताएंगे कि आपका देश बड़ा ही गरीबी में है, बड़ा ही अभाव में है। अपने देश का जो है वो थपथपाएंगे पीठ जो है कि क्या उनकी जो है समृद्धि है, क्या उनके। बेटा यूरोप वाले मिल जाए तो उनको बताइएगा कि जब आपकी सभ्यता पैदा नहीं हुई थी, यूनान की सभ्यता ही यूरोप की सभ्यता है, उसे कहिएगा कि जब आपकी सभ्यता पैदा नहीं हुई थी तब हमारे यहां पे दुनिया की सबसे समृद्ध हड़प्पा सभ्यता थी। कभी अमेरिका वालों से मुलाकात हो जाएगा तो उनको समझाइएगा, उनको कहिएगा कि जुम्मा जुम्मा भी आपको दुनिया के मानचित्र पर आए हुए, अरे अमेरिका पढ़े होंगे भाई ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भी मतलब उसे क्या कहते हैं, बाई मिस्टेक वो देश जो है वो विश्व के मानचित्र, कोई खोजने नहीं गया था। उनकी हैसियत बताइएगा कि आपको जनाब कोई खोजने नहीं गया था। खोजने तो कोलंबस, खोजने तो भारत को निकला था भाई ना, बाई मिस्टेक वो जो है पैदा हो गए, विश्व के मानचित्र पे प्रकट हो गए। 400-500 साल की उनकी कहानी है। पूरे अमेरिका वालों से आप कभी नहीं देखेंगे कि वो अपने अतीत का गुणगान करे। कोई अतीत है ही नहीं तो गुणगान क्या करेंगे। बच्चों जिस देश भूमि पे जन्म लिया, उस देश भूमि के अगर गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत की गहराइयों में जाएंगे तो मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती है। कभी कभी तैयारी के मानसिकता से, कभी कभी वो जो बीए वाला मानसिकता है उससे ऊपर निकल करके विचार कीजिएगा। 200 सालों का शोषित जो भारत था, वो हमें 15 अगस्त 1947 को मिला था। ट्रेन ऑफ वेल्थ भी पढ़ेंगे, जो धन का निर्गमन का सिद्धांत है उसे भी पढ़ेंगे। भारत को निचोड़ा गया था, चूसा गया था, इसकी समृद्धि को निचोड़ा गया था। एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा की समृद्धि टेम्स को उर्वर बनाती है। गंगा की समृद्धि बच्चों, भारत में गंगा नदी है। अभी मैंने कहा ना मेरे देश की धरती सोना उगले, वहां पर क्या है, लंदन में टेम्स नदी है। तो भारत की समृद्धि को निचोड़ करके टेम्स मतलब लंदन समृद्ध हो रहा था। जिस देश को 200 सालों तक लूटा गया, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रही है। और विश्वास मानिएगा बच्चों, कोई कला और संस्कृति या भारत के गौरव में इतिहास को देखते हुए टंके की चोट पे कह सकता हूं कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रही है बेटा। ये तो पूरा इतिहास का पन्ना पन्ना जो है हुंकार भरता है, लेकिन ये भी विश्वास रखिए कि सदियों तक रहेगा। क्यों रहेगा भाई? वो जो मोरल है, जो अपना आत्मबल है, जो अपना आत्मविश्वास है कि जिस देश को 200 सालों तक लूटा गया, 3-4 साल हो गया, उसी ब्रिटेन को आज दुनिया की हम लोग 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया मात्र 76-77 सालों में। महात्मा बुद्ध ने अपने भाई देवदत्त से कहा था ना कि मारने वाले से ज्यादा महान बचाने वाला होता है। तो कुल मिलाजुला करके क्या है कि आप इसे यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी के मात्र कुछ पन्ने समझ करके आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं बेटा। जो है यूपीएससी की तैयारी के बहाने, आईएएस की तैयारी के बहाने जीवन में एक मौका मिला है कि अपने देश की कला और संस्कृति, इसे मात्र चंद पन्ने समझ करके रट्टा मार के इस कान से सुनकर उस कान से मत निकालिएगा। महसूस कीजिएगा, थोड़ा उम्र बढ़ेगा, थोड़ी सोच बढ़ेगी, परिपक्वता आएगी, बृहद दृष्टिकोण से जब देखना शुरू करेंगे तब आपको अपनी गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति समझ में आएगी। अब भाई बात चली तो बता ही दिया कि जब यूनान की सभ्यता पैदा नहीं हुई थी तो हमारे सभ्यता में लोग कहां पे नहा रहे थे? स्विमिंग पूल में नहा रहे थे।
आज से 4,500 साल पहले महान स्नानागार, छोटा मोटा बच्चों स्विमिंग पूल नहीं है, द ग्रेट बात है। दुनिया में जब लोग ढिबरी में जी रहे थे, या ढिबरी भी नहीं था, मसाल जला रहे थे, या मसाल भी मुयस्सर नहीं था, तब हमारे यहाँ पे सड़कों के दोनों किनारे जो है ऑयल लैंप हुआ करते थे। आज बच्चों कोरोना के दौर में दुनिया ये समझ पाया, हमारी संस्कृति को समझ पाया, बड़ी आलोचनाएं सहा गया, बड़ी रुसवाइयां, बड़े उलाहने मिले कि भारतीय कैसे लोग हैं जो अपने ही लोगों को जला देते हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि ये भारतीय कैसे लोग हैं भाई कि अपने घर के मरे हुए व्यक्ति को, जिसके साथ सालों साल रहे हैं, इस माँ बाप के आंचल में खेले हैं, उसे ले जाके जला देते हैं। इस कोरोना में पूरी दुनिया को समझ में आया कि क्यों जला देते हैं। आज जो संक्रामक बीमारियों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी, हमें हजारों साल पहले पता था। अरे पर्सियन को तो बच्चों, उनका जो मीनार पे छोड़ करके 100 को छोड़ देते थे, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अधगर गगरी छलकत जाए, वो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति वाले, वो क्या है, अर्धनग्न वस्त्रों को पहनना, गले से गले मिलना, तमाम जो है दिखावापन। हमारी संस्कृति क्या है भाई? हमारी संस्कृति नमस्ते करती है। पूरे दुनिया को हमारी सब संस्कृति का लोहा मानना पड़ा ये नमस्ते। भाई कोरोना में क्या था, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, कुछ पूरा दुनिया उसी पे चल रहा था कि डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। तब उन्हें समझ में आया कि ये हाथ मिलाना पश्चिमी संस्कृति में, गले मिलना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। सीखना है तो भारतीय संस्कृति से सीखना है, नमस्ते। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है उसी का एक उदाहरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना में आपको दिख रहा है। नगर योजना के बाद बच्चों मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है, द ग्रेट बाथ मिला हुआ है। ये जो महान स्नानागार है, इसके दोनों तरफ छोटे छोटे कक्ष हैं, छोटे छोटे कक्ष हैं, जिसे कि हम्माम कहा गया है। किसी उत्सव के समय पर, धार्मिक उत्सव के समय पर इसका धार्मिक प्रयोजन था। सामान्य दिवस पर यह गर्म पानी के हम्माम के रूप में प्रयोग किए जाते थे। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है ये महान स्नानागार है। अन्नागार जो है वो हड़प्पा से मिला है। अन्नागार में अनाज को इकट्ठा करते थे। यदि किसी साल अकाल आ गया तो अकाल के समय में ये अन्नागार जो है इसका काम करते थे। अन्नागार जो है खाद्य सुरक्षा का कार्य करते थे, खाद्य सुरक्षा का काम करते थे। अब इसके बाद हम लोग कहां पे आते हैं भाई? इसके बाद जो है मूर्ति कला है। मूर्ति कला में धातु मूर्ति है। धातु मूर्ति में बच्चों जो है फिर से मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये किस तकनीक से बना है? तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना है, लुप्त मोम विधि से बना है। ये लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक है, लुप्त मोम जो विधि है, इसमें क्या करते थे भाई? तो इसमें वैक्स मोम तो समझ, कैंडल का वो मोम तो समझ ही रहे बेटा ना, मोम होता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है मोम को इकट्ठा करके, ढेर सारे मोम को इकट्ठा करके उसका एक अपना, जैसे मान लीजिए 3-4 फीट मोम जो है, जितना बड़ा मूर्ति बनाना है उतना मोम को इकट्ठा कर दिया गया। अब इकट्ठा करके बारीक ऊंची ब्रश उसे कहते हैं, जहां पे नुकीला ब्रश हो, उस नुकीले ब्रश से उस मोम पर क्या करते थे? उस मोम पर आकृति बनाते थे। उस मोम पर आकृति बनाने के पश्चात प्रश्न क्या है कि, प्रश्न यही है भाई ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के निर्माण योजना पर क्रमिक रूप से प्रकाश डालें। तो क्रमिक रूप से पहला स्टेज बच्चों क्या है? पहला स्टेज है मोम को इकट्ठा करना। उसके बाद किसी बारीक ब्रश से, ऊंची से उस पर चित्र को उकेरना, पहला स्टेज खत्म हो गया। दूसरे स्टेज में क्या करते थे? गीली मिट्टी का लेप उस मोम के ऊपर लगा देते थे। गीली मिट्टी का मोम उसके ऊपर लगा देते थे। अब क्या करते थे? उस गीली मिट्टी को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते थे। मिट्टी जब सूख जाता था तो यहां पे दूसरा स्टेज खत्म। तीसरे चरण में क्या करते थे? कुल्हड़ वाली चाय पिए है ना, कुल्हड़ वाली चाय जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, उसे बच्चों भट्टी में पकाया जाता है। तो वैसे ही जो, अच्छा एक प्रश्न मुझे बताइए, देखो कोई बच्चा पकड़ लेता है, या कोई पिछले साल अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो शायद बता दे, जो है इंटरव्यू में एक बार एक बच्चे से सवाल पूछा गया कि मिट्टी के जो कुल्हड़ है उसमें चाय क्यों पीना चाहिए? बताइए जरा बेटा, जो है जो कुल्हड़ वाली चाय तो आप लोग भी पीते हैं ना बड़े। तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन, मतलब इंटरव्यू में ऐसा होता है ना कि आप पारंपरिक कोई उत्तर, मतलब ऐसा मत बताइए जिससे कुछ अलग बताइए कि सुन करके लगे कि हाँ यही वो होनहार बीरवान है जिसके हाथों में देश की बागडोर देने का समय आ गया है। अभी प्रशासन क्या है, इस देश को नेताजी नहीं चला रहे हैं, इस देश को बेटा आप लोग चला रहे हैं, प्रशासनिक सेवाएं चला रही हैं। कुल्हड़ की चाय पीने से जो है मिट्टी की खुशबू आती है।
और कुछ बताइए। आस्था कर रही है कि मिट्टी की खुशबू आती है। और कोई बेटा जो है? चलिए, जो है तो भांति भांति प्रकार के उत्तर है। ब्लड प्रेशर जो है रेगुलेट होता है। ऐसा बच्चों उत्तर देना है ना कि उसमें आपको प्रशासन में जाना है, देश सेवा में जाना है, समाज सेवा में जाना है। मेडिकल का एग्जाम का इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं कि पाचन तंत्र अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों के अपने अलग अलग हैं। तो आइए जो है इस तरीके से क्या है, इस तरीके से देश की मिट्टी को चुनने का मौका मिलता है। जिस भी छात्र ने ये उत्तर दिया था वो मान के चलिए भाई, उनके सोचने का तरीका जो है वो व्यवस्थित है। तो चलिए भाई, उसको भट्टी में पकाया जाता था। भट्टी में पकाने के साथ क्या होता था, अंदर का मोम गर्म हो जाता था, एक होल करके, एक छिद्र करके उसे निकाल देते थे। निकाल करके मोम निकल गया, मोम की आकृति अब उस मिट्टी पर आ चुकी है। अब जहां से छिद्र करके उस मोम को निकाले थे, उसी में पिघला हुआ कांसा जो है बगल के भट्टी में जो है गर्म करके पिघला हुआ कांसा उसी छिद्र से डाल दिए। मिट्टी पे बनी हुई जो आकृति है वो उस कांसे पे आ गया। जब वो ठंडा हो गया तो ऊपर से हथौड़ी से, डंडे से मार के ऊपर की मिट्टी के क्ले को तोड़ के निकाल दिया जाता था। अब अंदर क्या है भाई, अंदर से वो मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, उस पर फ्रिक्शन टेक्निक से बच्चों पॉलिश करके, रगड़ करके उसको पॉलिश किया जाता था जिससे मूर्ति में चमक आ जाए। तो ये क्या है, जो है धातु मूर्ति है। इसके अलावा जो है प्रस्तर मूर्ति में कौन है, प्रस्तर मूर्ति में जो है योगी की मूर्ति है, या आदि योगी की मूर्ति है, या पशुपति योगी की मूर्ति है। मृण मूर्ति में मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हुई हैं। 2000 से ज्यादा मुहरें मिली हुई हैं। इन मुहरों का जो प्रयोजन था वो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए या शासकीय आज्ञाओं के लिए होता था। अलंकरण सामग्री कहां से मिला है, तो ये चनहुदड़ों से मिला है, ये चनहुदड़ों से मिला है। चलिए भाई, हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला समाप्त हुआ। फटाफट इसका नोट्स बना लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग मौर्य काल पे चलेंगे। मोम कहां से आया था बेटा, इस पे मत जाइए जो है कि मोम कहां से आया था, या किसी किताब में मिलेगा तो मुझे बताइएगा मोम कहां से आया था। लिखिए जो है, आज मोम कहां से आता है, पता है आपको, क्या नाम है इनका, राजलक्ष्मी। वर्तमान में बेटा मोम कहां से आता है, जो घर में आप कैंडी जलाती हैं, बताइए। हेडिंग दे दीजिए, भारतीय स्थापत्य कला, और उसमें लिखिए, लिखिए भारतीय स्थापत्य कला को तीन भागों में, भारतीय स्थापत्य कला को तीन भागों में, क्रमशः प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, क्रमशः प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला, तथा तथा आधुनिक भारतीय स्थापत्य कला में विभाजित किया जाता है, तथा आधुनिक भारतीय स्थापत्य कला में विभाजित किया जाता है। हेडिंग दे दीजिए, प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला। हेडिंग देना है प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, लिखिए। उसके नीचे पाषाणकालीन स्थापत्य कला कर लीजिए। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला, उसके नीचे पाषाणकालीन स्थापत्य कला लिखिए। पाषाणकालीन स्थापत्य कला, पाषाणकालीन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण, के प्रमुख उदाहरण, पाषाणकालीन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण मध्य प्रदेश के भीमबेटका और नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और नरसिंहगढ़, तथा तथा उत्तराखंड के, तथा उत्तराखंड के लखू दियार से मिलता है, तथा उत्तराखंड के लखू दियार से मिलता है, उत्तराखंड के लखू दियार से मिलता है। नेक्स्ट, पाषाणकालिक मानव, पाषाणकालिक मानव पर्वतों के गिरिपादीय क्षेत्र में, पाषाणकालिक मानव पर्वतों के गिरिपादीय क्षेत्र में, गिरिपादी मतलब फुट हिल होता है, निचले निचले क्षेत्र में। पाषाणकालिक मानव पर्वतों के गिरिपादीय क्षेत्र में जल स्रोतों के समीप, जल स्रोतों के समीप पहाड़ की कंदराओं, पहाड़ की कंदराओं अथवा गुफाओं में, पहाड़ की कंदराओं अथवा गुफाओं में निवास करते थे, पहाड़ की कंदराओं अथवा गुफाओं में निवास करते थे। हेडिंग दे दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला देखिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, कौमा प्रमुख भवन अवशेष, प्रमुख भवन अवशेष, मूर्तिकला, मूर्तिकला तथा मुहरों एवं मनकों, मूर्तिकला तथा मुहरों एवं मनकों के अंतर्गत, मुहरों एवं मनकों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, मुहरों एवं मनकों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। हेडिंग दे दीजिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना लिखिए। इस सभ्यता के नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित हैं।
इस सभ्यता के नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे। ऊपरी गढ़ी, दो भागों में विभाजित थे। ऊपरी गढ़ी ऊंची चारदीवारी से घिरा था, ऊपरी गढ़ी ऊंची चारदीवारी से घिरा था, तथा निचली गढ़ी, ऊपरी गढ़ी ऊंची चारदीवारी से घिरा था तथा निचली गढ़ी सुनियोजित नहीं था, निचली गढ़ी सुनियोजित नहीं था। नेक्स्ट, ऊपरी गढ़ी, ऊपरी गढ़ी के नगर योजना के अंतर्गत, ऊपरी गढ़ी के नगर योजना के अंतर्गत संपूर्ण नगर को ग्रिड पैटर्न पर, संपूर्ण नगर को ग्रिड पैटर्न पर चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ बसाया गया था। ग्रिड पैटर्न पर चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ बसाया गया था। फुल स्टॉप। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री ब्रैकेट में समकोण, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री ब्रैकेट में समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री ब्रैकेट में समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट, सड़कों के किनारे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी, सड़कों के किनारे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी, सड़कों के किनारे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी तथा उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी तथा सड़कों के किनारे प्रकाश हेतु, सड़कों के किनारे प्रकाश हेतु प्रकाश स्तंभ लगे थे, सड़कों के किनारे प्रकाश हेतु प्रकाश स्तंभ लगे थे, जो तेल के मसाल से ब्रैकेट में ऑयल लैंप तेल के मसाल से प्रज्वलित किए जाते थे, तेल के मसाल से प्रज्वलित किए जाते थे। नेक्स्ट, सड़कों के दोनों किनारे एक मंजिला अथवा बहुमंजिला पक्की ईंटों के भवन थे, एक मंजिला अथवा बहुमंजिला पक्की ईंटों के भवन थे, एक मंजिला अथवा बहुमंजिला पक्की ईंटों के भवन थे। नेक्स्ट, भवन का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क मार्ग पर न खुलकर, भवन का प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग पर न खुलकर पीछे के गौड़ मार्ग पर खुलता था, मुख्य मार्ग पर न खुलकर पीछे के गौड़ मार्ग पर खुलता था। नेक्स्ट, हेडिंग दे दीजिए भवन अवशेष, भवन अवशेष लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के भवन अवशेष के अंतर्गत, हेडिंग है बच्चों भवन अवशेष, उसमें लिखना है हड़प्पा सभ्यता के भवन अवशेष के अंतर्गत महान स्नानागार, भवन अवशेष के अंतर्गत महान स्नानागार एवं बृहद अन्नागार, महान स्नानागार एवं बृहद अन्नागार को शामिल किया जाता था, महान स्नानागार एवं बृहद अन्नागार को शामिल किया जाता था। इसी प्रकार मूर्तिकला के अंतर्गत धातु मूर्तिकला, इसी प्रकार मूर्तिकला के अंतर्गत धातु मूर्तिकला, पाषाण मूर्तिकला एवं मृण मूर्तियां आते थे। इसी प्रकार मूर्तिकला के अंतर्गत धातु मूर्तिकला, प्रस्तर मूर्तिकला एवं मृण मूर्तियां आते थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार की प्राप्ति हुआ है, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार की प्राप्ति हुआ है तथा हड़प्पा लोथल और मोहनजोदड़ो से अन्नागार की प्राप्ति हुआ है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल से अन्नागार की प्राप्ति हुआ है। फुल स्टॉप। अन्नागार सामान्य वर्ष में व्यापार के लिए, अन्नागार सामान्य वर्ष में व्यापार के लिए तथा अकाल या किसी प्राकृतिक आपदा के वर्ष में तथा अकाल एवं किसी प्राकृतिक आपदा के वर्ष में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयोग होते थे, खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयोग होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग दे दीजिए मूर्तिकला, हेडिंग देना है मूर्तिकला लिखिए। हड़प्पाकालीन मूर्तिकला के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे के नर्तकी की मूर्ति
विशेष महत्व की है, विशेष महत्व की है। फुल स्टॉप। इस मूर्ति को तांबे और टीन के मिश्रण के साथ, इस मूर्ति को तांबे और टीन के मिश्रण के साथ लुप्त मोम तकनीक से बनाया गया था, लुप्त मोम तकनीक से बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, धातु मूर्तिकला के अंतर्गत नर्तकी की यह मूर्ति 4.5 4.5 सेंटीमीटर लंबी है। नर्तकी की यह मूर्ति 4.5 4.5 सेंटीमीटर लंबी है तथा अपनी भाव योजना में अत्यधिक आकर्षक एवं भावयुक्त है। अपनी भाव योजना में अत्यधिक आकर्षक एवं भावयुक्त है। नेक्स्ट, नर्तकी के मूर्ति के शरीर पर वस्त्र नहीं है। नर्तकी के मूर्ति के शरीर पर वस्त्र नहीं है तथा बाएं हाथ की कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है। कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है तथा दाएं हाथ में यह नर्तकी कंगन पहने हुए है। दाएं हाथ में यह नर्तकी कंगन पहने हुए है और उसका हाथ कमर पर टिका है। नेक्स्ट, मार्शल महोदय ने, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मार्शल महोदय ने इस मूर्ति को किसी आदिवासी स्त्री के यथार्थ स्वरूप का उदाहरण बताया है। मार्शल महोदय ने इस मूर्ति को किसी आदिवासी स्त्री के यथार्थ रूप का उदाहरण बताया है। हेडिंग दे दीजिए प्रस्तर मूर्तिकला। लिखिए, मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियां तथा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियों की प्राप्ति होती है। फुल स्टॉप। इन प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण सेल खड़ी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा स्लेटी पत्थर की सहायता से किया गया है। नेक्स्ट, प्रस्तर मूर्तियों में सबसे प्रमुख आदि योगी की मूर्ति है। प्रस्तर मूर्तियों में सबसे प्रमुख आदि योगी की मूर्ति है। फुल स्टॉप। आदि योगी की मूर्ति है। फुल स्टॉप। योगी की इस मूर्ति में मूछें नहीं है। योगी की इस मूर्ति में मूछें नहीं है परंतु योगी की दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। नेक्स्ट, योगी के नेत्र अर्ध खुले हैं तथा इतिहासकार मैके ने इसे एक पुजारी की मूर्ति माना है। इतिहासकार मैके ने इसे एक पुजारी की मूर्ति माना है। फुल स्टॉप। योगी की इस मूर्ति का अपना धार्मिक महत्व रहा होगा। हेडिंग दे दीजिए मनके एवं मुहरे। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता से लगभग 2000 से भी ज्यादा मुहरें मिली हैं। ये मुहरें स्टेटाइट
ब्रैकेट में मृदु पत्थर, ये मोहर है स्टेटाइट, ब्रैकेट में मृदु पत्थर, ब्रैकेट क्लोज, और टेराकोटा की बनी है, और टेराकोटा की बनी है। नेक्स्ट, चनहुदड़ों से मनका निर्माण का कारखाना भी मिला है, चनहुदड़ों से मनका निर्माण का कारखाना भी मिला है। इन मुहरों का प्रयोग राजकीय आज्ञाओं तथा व्यापारिक उद्देश्यों से किया जाता था, राजकीय आज्ञाओं तथा व्यापारिक उद्देश्यों से किया जाता था। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य कला पे आते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत पाटलिपुत्र का नगर विन्यास है, पाटलिपुत्र का नगर विन्यास है। दूसरा जो है मौर्यकालीन स्तूप कला, मौर्यकालीन स्तूप कला, और तीसरा जो है मौर्यकालीन स्तंभ कला है, मौर्यकालीन स्तंभ कला है। चलिए भाई, तो ये जो है मौर्यकालीन स्थापत्य कला को 3 भागों में देखते हैं। इसी पिक्चर में ये डायलॉग सुने हैं, पिक्चर का नाम ही इसी डायलॉग में है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही बच्चों महान मौर्य साम्राज्य था, महान मौर्य साम्राज्य में जो सम्राट थे, मौर्यकालीन सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो मौर्यकालीन सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आए हुए थे, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर विन्यास के बारे में बताया, और पाटलिपुत्र के नगर विन्यास को देखते हुए बरबस यह कहना पड़ता है कि सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो क्या था भाई पाटलिपुत्र में ऐसा? तो पाटलिपुत्र का नगर विन्यास देखते हैं। पाटलिपुत्र का नगर विन्यास, मेगस्थनीज कहते हैं पाटलिपुत्र कहां पे था? तो पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन नदी के संगम पर था, गंगा और सोन नदी के संगम पर था। संपूर्ण नगर जो था वो क्या था भाई? ऊंची चारदीवारी से घिरा था। पूरा का पूरा शहर ही जो है, राजधानी ही, कोई कॉलोनी बेटा ऊंची चारदीवारी से घिर जाए आपके शहर का तो उसे जो है पॉस कॉलोनी कहा जाएगा। पूरा का पूरा शहर ही ऊंची चारदीवारी से घिरा था। इस चारदीवारी के चारों तरफ क्या थे? इस चारदीवारी के चारों तरफ जो है वो चौड़ी खाई थी, 700 फीट चौड़ी खाई थी, 700 फीट चौड़ी खाई थी। जो 700 फीट चौड़ी खाई है भाई, इस खाई में क्या थे? इस खाई में मगरमच्छ थे, और लकड़ी के पुल था, लकड़ी के पुल से नगर के लोग बाहर जाते थे। कोई दुश्मन बेटा, एक बार प्रयास किसने किया था? एक बार प्रयास जो है सेलुकस निकेटर ने किया था। कोई दुश्मन अगर भारत की सीमा पर भी, मौर्यों के समय में मौर्यों की सीमा को भी जीत जाता, उसका नाम इतिहास में बड़ा सम्मान से लिखा जाता। यह प्रयास सेलुकस निकेटर ने किया था। हुआ क्या? अपने 4 प्रांतों से हाथ धोना पड़ा था। अराकोसिया था, पेलोपोनेसडाई था, जेड्रोसिया था, हेरात था, ये चारों प्रांतों से उनको देने पड़े जो है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से राजधानी तक पहुंचना, राजधानी पाटलिपुत्र है, गंगा और सोन नदी एक जल दुर्ग की तरह था, उसे पार करना ही एक टेढ़ी खीर था। अगर पार कर गए बेटा तो इस 700 फीट चौड़ी खाई को कैसे पार करें? पानी में तो मगरमच्छ है। उसके बाद क्या था? तो इसके बाद इस ऊंची चारदीवारी पर 570 बुर्ज थे। 570 क्या था? बुर्ज मतलब कि जो निगहबानी करने के लिए होता है कि कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। कितने बुर्ज हैं? 570 बुर्ज हैं, और 64 प्रवेश द्वार था, 64 प्रवेश द्वार था। मान लीजिए शत्रु किसी तरीके से मगरमच्छ से बचते बचाते जो है चारदीवारी को डाल गया। उसके बाद मौर्य सम्राट नहीं थे, उसके बाद जो है लगभग चारों तरफ 2 किलोमीटर चौड़े घने जंगल थे, 2 किलोमीटर चौड़े घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे। इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है इस घने जंगल से में युद्ध प्रिय जनजातियां थी। अगर इसे भी पार कर गए
तो क्या था, इसे भी पार कर गए तो फिर कॉमन मैन रेजिडेंस था, आम लोगों का निवास था, आम लोगों का निवास था, उसे भी पार कर गए तो फिर क्या था भाई, इसे पार कर गए तो फिर जो शहर का बाजार था वो था। इसके बाद बच्चों इसे भी पार कर गए तो क्या है, तब जाकर के राजमहल है, राजमहल है। इस राजमहल के जो बाहरी घेरा था, इसमें हाथी और घोड़े रहते थे। जैसे ही पता चला कि दुश्मनों का आक्रमण हुआ है तो हाथी, घुड़सवार सेना और हस्ती सेना तुरंत मोर्चा लेने के लिए जाएगी। इस लेयर को पार किए तब क्या मिला, इस लेयर को पार करने पे अब जाकर केंद्रीय हॉल आया। जिस कमरे में घुसे उस कमरे में 4 दरवाजे हैं। अब अंदाजा लगाते रहे कि मौर्य सम्राट किस दरवाजा से जाए तो मिलेगा। फिर 4 दरवाजे से अगले कमरे में गए तो वहां पे फिर से 4 दरवाजे हैं। ऐसे फिर से अगले कमरे में गए, 4 दरवाजे हैं। पता चला कई घंटे घूम फिर करके वहीं पे आ गए जहां से चले थे। इस केंद्रीय हॉल के एक तरफ जो है वो सम्राट का केंद्रीय कक्ष था, उनका अपना शयन कक्ष होता था। 60 से ज्यादा शयन कक्ष थे। हर शयन कक्ष जो था वो गोपनीय मार्ग से कहां निकल जाता था, गोपनीय मार्ग से नगर के बाहर निकल जाता था। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि कोई भी दुश्मन देश का अगर आक्रमण हुआ, मौर्य सम्राट उसका वेट नहीं करेगा कि हमारे राजमहल तक आए हमारे, तुरंत उनको गोपनीय मार्ग से नगर से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। चलिए बेटा जो है तो हेडिंग दे दीजिए, मौर्यकालीन स्थापत्य कला। देखिए मौर्यकालीन स्थापत्य कला के 2 रूप दिखाई देते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के 2 रूप दिखाई देते हैं, प्रथम राजकीय कला और दूसरा लोक कला। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के 2 रूप दिखाई देते हैं, प्रथम राजकीय कला और दूसरा लोक कला। लिखिए, हेडिंग दे दीजिए राजकीय कला, राजकीय कला। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए पाटलिपुत्र का नगर विन्यास। राजकीय कला, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए पाटलिपुत्र का नगर विन्यास। देखिए पाटलिपुत्र नगर के बारे में चर्चा करते हुए, पाटलिपुत्र नगर के बारे में चर्चा करते हुए मेगस्थनीज ने, पाटलिपुत्र नगर के बारे में चर्चा करते हुए मेगस्थनीज ने वर्णन किया है कि, मेगस्थनीज ने वर्णन किया है कि यह राजधानी नगर, मेगस्थनीज ने वर्णन किया है कि यह राजधानी नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर, पाटलिपुत्र नगर के बारे में चर्चा करते हुए मेगस्थनीज ने वर्णन किया है कि यह राजधानी नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। फुल स्टॉप। पाटलिपुत्र के 2 नदियों के संगम पर, पाटलिपुत्र के 2 नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण, पाटलिपुत्र के 2 नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यह एक जल दुर्ग के समान था। 2 नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यह एक जल दुर्ग के समान था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर, पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर एक 700 फीट चौड़ी खाई थी। पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर एक 700 फीट चौड़ी खाई थी तथा यह लकड़ी के पुल के माध्यम से, तथा यह लकड़ी के पुल के माध्यम से नगर से बाहर निकलता था, लकड़ी के पुल के माध्यम से नगर से बाहर निकलता था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर की, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर की लंबाई 80 गुणे 18, पाटलिपुत्र नगर की लंबाई 80 गुणे 18 स्टेडिया, स्टेडिया 80 गुणे 18 स्टेडिया, ब्रैकेट में यूनानी माप की इकाई, 80/18 स्टेडिया, ब्रैकेट में यूनानी माप की इकाई, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, 80/18 स्टेडिया था। तथा संपूर्ण नगर, तथा संपूर्ण नगर ऊंची 4 दीवारी से, तथा संपूर्ण नगर ऊंची 4 दीवारी से सुरक्षित किया गया था, संपूर्ण नगर ऊंची 4 दीवारी से सुरक्षित किया गया था। फुल स्टॉप। इस 4 दीवारी पर, इस 4 दीवारी पर, इस 4 दीवारी पर 570 बुर्ज और 570 बुर्ज और 64 प्रवेश द्वार थे। इस 4 दीवारी पर 570 बुर्ज और 64 प्रवेश द्वार थे। नेक्स्ट, मेगस्थनीज पाटलिपुत्र नगर के अंदर, मेगस्थनीज पाटलिपुत्र नगर के अंदर स्थित शाही राजभवन को, मेगस्थनीज पाटलिपुत्र नगर के अंदर स्थित शाही राजभवन को 3 भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसके प्रथम भाग में हस्तिशाला, जिसके प्रथम भाग में हस्तिशाला, अश्वशाला
और सैनिकों के रहने के लिए कमरे बने थे, जिसके प्रथम भाग में हस्तिशाला, अश्वशाला और सैनिकों के रहने के लिए कमरे बने थे। नेक्स्ट, राजभवन के दूसरे मार्ग में, राजभवन के दूसरे भाग में मौर्य सम्राट का शाही भवन था। राजभवन के दूसरे भाग में मौर्य सम्राट का शाही भवन था। नेक्स्ट, राजभवन का तीसरा भाग, राजभवन का तीसरा भाग केंद्रीय गर्भगृह था। राजभवन का तीसरा भाग केंद्रीय गर्भगृह था, जो कि मौर्य सम्राट का शयन कक्ष होता था। केंद्रीय गर्भगृह था जो कि मौर्य सम्राट का शयन कक्ष होता था। फुल स्टॉप। यह शयन कक्ष गुप्त मार्ग के माध्यम से, यह शयन कक्ष गुप्त मार्ग के माध्यम से सीधे नगर के बाहर निकलता था। यह शयन कक्ष गुप्त मार्ग के माध्यम से सीधे नगर के बाहर निकलता था, जिससे मौर्य सम्राट की सुरक्षा के, जिससे मौर्य सम्राट की सुरक्षा के अभेद्य दुर्ग का पता चलता है। जिससे मौर्य सम्राट की सुरक्षा के अभेद्य दुर्ग का पता चलता है। लास्ट पॉइंट कर लीजिए। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना के बुलंदीबाग स्थित कुम्हराहार से, बिहार की राजधानी पटना के बुलंदीबाग स्थित कुम्हराहार से 80 खंभों वाला मौर्य सभा भवन, कुम्हराहार से 80 खंभों वाला मौर्य सभा भवन का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। 80 खंभों वाला मौर्य सभा भवन का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। चलिए बच्चों, तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला में हम लोग जो है पाटलिपुत्र का नगर विन्यास कर लिए। कल हम लोग स्तूप कला और स्तंभ